सो नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट है? सबसे पहले देखो ए पेयर ऑफ ओवरीज। तो एलमंड की शेप के यहाँ पे क्या है, ओवरीज प्रेजेंट है, और ये भी क्या है, पेयर के अंदर है, मतलब दो है। साथ में क्या है, पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है दो। ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसको ओविडक्ट भी बोला जाता है, ध्यान रखना, ये फैलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट जो दो है। यूट्रस बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है पियर शेप्ड बोलते हैं, नाशपति के जैसा। तो नाशपति जैसा पार्ट ये जो बीच में प्रेजेंट है इसको बोल रहे हैं यूट्रस, जिसके अंदर मस्कुलर वॉल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। वजाइना, ठीक है, ये जो नीचे वाला पार्ट है पूरा का पूरा ये वजाइना है। यूट्रस का ही ये जो लोअर पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, सर्विक्स। और इसके बीच की जो ये कैनाल है इसको क्या बोल रहे हैं, सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये जो बीच का जो वॉल है इसको क्या बोल रहे हैं, सर्वाइकल कैनाल, जो बीच के अंदर ये पासेज बना हुआ है सर्विक्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखोगे वेजाइना की जो ओपनिंग है और जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है फीमेल के अंदर सेपरेट होती है। वेजाइना और यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है फीमेल के अंदर सेपरेट होती है, जबकि मेल के अंदर जो है कॉमन है। ठीक है, पेनिस के अंदर कॉमन यूरेथ्रा के थ्रू वो ओपन हो रहा है, स्पर्म भी यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज होते हैं, पर यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रा की ओपनिंग जो है वो सेपरेट है। ठीक है, स्पर्म जो रिलीज होते हैं वो वेजाइना रीजन के अंदर रिलीज होते हैं। ओवरी के अंदर जो है एग्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, बाय बर्थ ऑलरेडी फीमेल के अंदर इमेच्योर एग्स बने होते हैं, बर्थ के बाद और नए एग्स का प्रोडक्शन नहीं होता। तो जितने भी एग बनने हैं, थाउजेंड्स ऑफ एग जो है वो पहले ही बन जाते हैं बर्थ से। ठीक है, बर्थ के बाद कोई नए एग्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ ये जो इमेच्योर एग्स हैं वो आगे मैच्योर होते हैं, कब, प्यूबर्टी फेज में। तो हर महीने एक जो एग है वो मैच्योर होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, प्यूबर्टी फेज के बाद मतलब 10 से 12 साल के बाद हर मंथ एक एग जो है वो मैच्योर होता है। तो एक ओवरी से एक एग रिलीज होगा। मान लो इस ओवरी से पहले मंथ में एग रिलीज हुआ, दूसरे मंथ में यहाँ से होगा, ठीक है, तीसरे मंथ में इधर से हो रहा है। तो इस तरीके से 1 मंथ में 1 एग जो है वो रिलीज होता है। एग जो है वो कैरी किया जाएगा, ओवरी के द्वारा यहाँ से रिलीज किया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा। फैलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट भी बोला जा रहा है, इसके अंदर पहुँच गया, यहाँ से स्पर्म आएगा, स्पर्म ट्रैवल करेगा और फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो स्पर्म एंटर्स थ्रू वेजाइनल पासेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, इट ट्रेवल्स अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे में इनकाउंटर द एग। तो वहाँ पे क्या होगा, ये एग के साथ इनकाउंटर करेगा। तो यहाँ से ओवा रिलीज हुआ, तो ये आपको ओवम दिखा रखा है, यहाँ से स्पर्म इसके पास पहुँचा, तो ये स्पर्म आगे पहुँच गए हैं फर्टिलाइज करने के लिए। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना दिया, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। कहाँ हुआ है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के अंदर। उसके बाद क्या होगा, जायगोट के अंदर लगातार क्लीवेज होगा। ठीक है, जायगोट के अंदर लगातार क्लीवेज होगा। क्लीवेज और माइटोसिस डिफरेंट है। डिफरेंस कैसे है, क्लीवेज जो होता है वो ज़्यादा रैपिड प्रोसेस है माइटोसिस के मुकाबले। दूसरा, माइटोसिस के अंदर आप जब देखते हो सेल जो होते हैं, नए सेल जो फॉर्म होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं, राइट। पर यहाँ पे आप देखते हो जितनी बार डिवीज़न होगा उतनी बार सेल्स जो है उनका साइज छोटा होता जा रहा है, राइट। और ये क्या है, एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन इसके बाहर प्रेजेंट है जिसके अंदर ये दोनों सेल्स जुड़े हुए पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जितनी बार क्लीवेज हो रहा है उतनी बार ये क्या हो गया, साइज में हाफ हो रहे हैं। तो क्लीवेज के अंदर क्या हो रहा है, साइज हाफ होता जा रहा है सेल्स का, जबकि माइटोसिस के अंदर वो इक्वल साइज के ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 सेल स्टेज आई, 4 सेल, 8 सेल स्टेज, उसके बाद 16 टू 32 सेल स्टेज आती है। तो 16 सेल स्टेज को मेनली क्या बोलते हैं, मोरूला। ठीक है, 16 सेल स्टेज को क्या बोल रहे हैं, मोरूला स्टेज।
उसके बाद क्या होता है, ये जो जितने भी सेल्स हैं वो एक साइड में इकट्ठे हो जाते हैं और इसको बोला जाता है इनर सेल मास। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इनर सेल मास। और साथ में आप देखोगे ये क्या है, एक बड़ी सारी कैविटी डेवलप होगी। इस स्टेज को क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जो है उसके अंदर इम्प्लांटेशन होता है। तो ये क्या करता है, यूट्रस वॉल के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। तो ये क्या करेगा, ये यूट्रस की वॉल है, ये यहाँ पे आया और ये क्या करेगा, इसके अंदर चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसके अंदर चला गया यूट्रस वॉल के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे आपको बोल रखा है इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट, जो यूट्रस की जो अंदर वाली वॉल है उसके साथ जुड़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हो जायगोट गेट इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जायगोट स्टेज में नहीं है, ये कौन सी स्टेज में है, ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में है, जब ये इसकी लाइनिंग के अंदर इम्प्लांट हो रहा है। ठीक है, द लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये जो अंदर वाली लाइनिंग है, तो आपको बता दूं इसको क्या बोला जाता है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है सबसे अंदर की तरफ, जो कि थिक होती जाती है ताकि इसके अंदर बेबी ग्रो हो सके। ठीक है, उसके अंदर की तरफ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम। और सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है पेरीमेट्रियम। ठीक है, ध्यान रखना है, 3 लेयर्स हैं। सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, जिसके अंदर ये यूटरस इम्प्लांट होगा। मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। जब पूरा बेबी डेवलप हो जाता है तो स्मूथ मसल्स के अंदर क्या होती है, कंट्रैक्शन होती है ताकि बेबी बाहर डिलीवर हो सके। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेजेस थी, ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन ह्यूमन बींग्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट जो रिटर्न एग्जाम हुए थे सीबीएसई के, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया भी था, ह्यूमंस के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं। तो ये सारे जो इवेंट्स मैंने आपको बताए यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये सारे इवेंट्स कब हो रहे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं, राइट। उसके बाद देखो प्लेसेंटा डेवलप होगा। ठीक है, ये प्लेसेंटा जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा बेबी को। ठीक है, प्लेसेंटा है क्या, वैस्कुलर ऑर्गन डैट फॉर्म्स कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड मदर। मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन फॉर्म कर रहा है। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्लेसेंटा कभी भी अलाउ नहीं करता मदर का जो ब्लड है, ठीक है, जो ये देखो वीन्स और आर्टरी से मदर का ब्लड आ रहा है, और जो चाइल्ड का ब्लड है, ठीक है, फीटल आर्टरी और वीन यहाँ दिखा रखी है, दोनों आपस में कनेक्शन बनाए। तो यहाँ पे क्या है, एक बैरियर दोनों के बीच में प्रेजेंट है, ये कभी भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं आते। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली दोनों कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं आ रहे, ये दोनों यहाँ पे क्या हैं, सेपरेट हो रहे हैं, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आता ब्लड कभी भी। क्लियर, ये तो था प्लेसेंटा। अब यहाँ पे आप देखो प्लेसेंटा जो है, आपको देख रहे पोजीशंस अलग अलग दिख रही है। तो ये जो है नॉर्मल प्लेसेंटा है। ठीक है, ये लो लाइंग प्लेसेंटा है, ये नॉर्मल नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी चाइल्ड को बर्थ के दौरान। यहाँ पे ये जो है नॉर्मल है। ठीक है, और ये जो प्लेसेंटा है इसके आगे आपको ये ट्यूब दिख रही है, ये क्या है, अम्बिलिकल कोड। तो ये प्लेसेंटा फीटस के साथ जुड़ा होता है, किसके थ्रू, अम्बिलिकल कोड के थ्रू। ठीक है, प्लेसेंटा का काम क्या है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज प्लेसेंटा, और उसकी वर्किंग क्या है और उसके फंक्शन क्या है। तो प्लेसेंटा फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है एम्ब्रियो को। हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के द्वारा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वेस्टेज प्रोड्यूस किया जाएगा उसको रिमूव करने में भी हेल्प करेगा। प्लेसेंटा के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है।
फॉर्म्स बैरियर बिटवीन मदर एंड फीटस ब्लड, मदर और फीटस ब्लड के बीच में बैरियर बना रहा है ताकि दोनों का ब्लड मिक्स ना हो और चीज़ें भी एक्सचेंज हो सके। स्क्रीट्स मैनी हॉर्मोन्स नेसेसरी फॉर एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के लिए, प्रेगनेंसी के लिए जो नेसेसरी हॉर्मोन्स है उनको भी रिलीज करता है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको ये सारे पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए गेस्टेशन पीरियड क्या होता है। अभी हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेसेंटा डिस्कस किया, नेक्स्ट जो है गेस्टेशन पीरियड, टोटल पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो पूरा जो फीटल डेवलपमेंट हो रही है या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है, तो जिसके अंदर लगभग 9 मंथ लगते हैं, ये जो पूरा पीरियड है चाइल्ड डेवलपमेंट का मदर बॉडी के अंदर, ये क्या है, गेस्टेशन पीरियड। तो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड मदर बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ, 9 महीने लगभग लगते हैं। तो ये पूरा पीरियड क्या है, गेस्टेशन पीरियड। पार्चुरेशन क्या होता है, जो बेबी बाहर डिलीवर हो रहा है उस प्रोसेस को बोला जाता है पार्चुरेशन। ठीक है, जब फुल्ली डेवलप हो जाएगा फीटस तो उस टाइम पे मदर यूट्रस से बाहर डिलीवर होगा बेबी, उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, पार्चुरेशन। होगा किस वजह से, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगी स्मूथ मसल्स के अंदर। मैंने आपको बता दिया यूट्रस के अंदर बीच में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, उससे बेबी जो है बाहर आने में ईजी होगा उसके लिए। तो बेबी को बाहर रिलीज करने में ईजी हो जाएगा जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। मेंस्ट्रुएशन का सिंपल सा मतलब है ब्लड का डिस्चार्ज होना। ठीक है, पीरियोडिक, एवरी मंथ होता है, लगभग 28 डेज की साइकिल होती है नॉर्मल फीमेल के अंदर। तो हर महीने जो है ब्लड जो रिलीज होता है उसी को क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और कब होता है शुरू, प्यूबर्टी पीरियड के बाद। ठीक है, स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, लगभग 10 से 12 साल की उम्र में शुरू होता है। इस फेज को बोला जाता है मीनार्क। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रही है उसको बोला जाता है मीनार्क। और मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है 45 टू 50 ईयर्स के अराउंड, जब एज हो जाती है फीमेल की, तो उसको बोलते हैं मीनोपोज। मीनो वर्ड पता लग रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहा है, और पोज मतलब रुक जाना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पोज हो गया। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज जो 5 से 7 दिन का है, इस दौरान क्या होता है, वो अपने आप को रिपेयर कर रहा है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो हम जो देख रहे थे यूट्रस की लाइनिंग जो है अंदर वाली, राइट, तो ये यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग है, इसका क्या हो रहा है, रिपेयर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं एक मेंस्ट्रुएशन हो गया उसके बाद क्या प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो एक साइकिल की जब हम बात करते हैं तो एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन के बीच का जो पीरियड है उसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो शुरू कहाँ से हुआ, सबसे पहले क्या हो रहा है, ये जो अंदर की एंडोमेट्रियम है ये रिपेयर होना शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद क्या आया, प्रोलिफरेटिव फेज, जिसके अंदर क्या हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल की डेवलपमेंट हो रही है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, ओवरी के अंदर ये जो है फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है। ये प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, इस तरीके से क्या हो रहा है, ये लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और ये लास्ट में क्या बन गया, फुल्ली डेवलप्ड ग्राफियन फॉलिकल। ये किसकी वजह से होता है, एफएसएच एक हार्मोन जो रिलीज होता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, एफएसएच हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है एफएसएच हार्मोन। ये जो ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है ये एफएसएच हार्मोन है, इसका सिक्रीशन होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कर रहा है। प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोल रहे हैं, प्रोलिफरेट का मतलब होता है लगातार डिवाइड करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करना। तो फॉलिकल्स क्या लगातार डेवलप हो रही है, ग्रो कर रहा है, ग्रो करके वो क्या कर रहा है, ग्राफियन फॉलिकल की डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये जो ओवा था इसके अराउंड ये फॉलिकल्स अरेंज होते जा रहे हैं, और ये किसके फॉर्म ले लिया, ग्राफियन फॉलिकल, और इसके अंदर ये ओवा डेवलप हो रहा है। उसके बाद जो होता है लगभग 13 दिन तक ये प्रोसेस चलता है। 13th डे के बाद ओवुलेशन होता है। 14th डे, 14th डे क्या होगा, ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब क्या है, ओवा का रिलीज होना। ठीक है, तो सिंपल हमने देखा लगभग 13th डे तक क्या चला, प्रोलिफरेटिव फेज।
उसके बाद ओवम जो है रिलीज होगा ओव्यूलेटरी फेज के अंदर। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है रप्चर कर जाता है, ओवम जो है रिलीज होता है, और ओवम का जो रिलीज हो रहा है ग्राफियन फॉलिकल से उसको क्या बोल रहे हैं? ओवुलेशन। ओवुलेशन इज स्टिमुलेटेड बाय एलएच, ध्यान रखना, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये भी कहाँ से स्क्रीट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और जो ये हाई अमाउंट में स्क्रीट होता है उसको बोलते हैं एलएच सर्ज। एलएच सर्ज। तो आप यहाँ देखोगे ये ब्लू लाइन से दिखा रखा है, एकदम से इंक्रीज कर गया ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और इस दौरान क्या हुआ? ओवुलेशन। ठीक है, ओवा जो है रिलीज हो गया। इसके बाद जो ये ग्राफियन फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये जो फेज शुरू हुआ कौन सा? ल्यूटियल फेज। 15th डे से कौन सा फेज शुरू हो गया? ल्यूटियल फेज। तो एलएच हार्मोन इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसको येलो कलर बॉडी भी बोला जाता है, तो आप यहाँ देख रहे हो येलो कलर है। और ये येलो कलर किसकी वजह से होता है? क्योंकि यहाँ पे येलो कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ल्यूटिन। ठीक है, या फिर बोलते हैं ल्यूटियम। तो ये जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका येलो कलर है कॉर्पस ल्यूटियम का। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ध्यान रखना है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कर रहा है जो एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट करेगा। और एंडोमेट्रियम क्या थी? यूट्रस की इनरमोस्ट लाइनिंग। ठीक है, यूट्रस की इनरमोस्ट लाइनिंग। तो ये जो यूट्रस की इनरमोस्ट लाइनिंग है इसको डेवलप किसने किया? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखोगे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। ठीक है, कर क्या रहा है? एंडोमेट्रियम को थिक कर रहा है, यूट्रस लाइनिंग को थिक कर रहा है। एंडोमेट्रियम क्या है? इनरमोस्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस, दिमाग में बिठा लो। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? येलो कलर्ड बॉडी। ठीक है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रही है। क्लियर? अब कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ, ओवुलेशन हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब तो क्या होगा? ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, प्रेगनेंसी आएगी, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन चलता रहेगा। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस कर जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट होगा और पूरी तरीके से डीजनरेट कर जाएगा। प्रोजेस्टेरोन का जो सिक्रीशन है वो ख़त्म हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन बंद हो जाएगा, एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगी, वहाँ से जो ब्लड कैपिलरीज थी वो सारी होगी सॉरी, तो ब्लड कैपिलरीज है वो भी ब्रेक होगी और वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशंस बंद हो गई तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग बंद हो गई। एंडोमेट्रियम लाइनिंग के जो फॉर्मेशन थी जब वो मैच्योर हो रही थी, थिक हो रही थी, वो जो है बंद हो गया। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अब क्या कर जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, कैपिलरीज वहाँ पे जो है वो ब्रेक हो जाएगी और ब्लीडिंग होगी। ठीक है, और ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, हर मंथ जो ब्लीडिंग हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है ओवुलेशन के बाद तो ओवुलेशन और मेंस्ट्रुएशन जो है ये दोनों स्टॉप हो जाएंगे। ओवुलेशन और मेंस्ट्रुएशन नहीं होंगे, कॉर्पस अल्बिकन्स प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता रहेगा और प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोल रहे हैं। तो जब तक चाइल्ड का बर्थ नहीं हो जाता उसके बाद ओवुलेशन और मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। सिंपल सी चीज़ है यार, सिंपल सा क्या है? ओवुलेशन हुआ उसके बाद दो चीज़ें हैं, या तो ओवम फर्टिलाइजेशन होगा या ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा। अगर फर्टिलाइज नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है डीजनरेट कर जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर गया, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी, ब्लड कैपिलरीज ब्रेक हुई, ब्लीडिंग हो गई। सिंपल। फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर हो गया है तो मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, चाइल्ड का डेवलपमेंट शुरू हो गया, एंडोमेट्रियम को बना के रखना है तो कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन होती रहेगी और बेबी अच्छे से डेवलप हो जाएगा। क्लियर? प्रोजेस्टेरोन को क्या बोल रहे हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जा रहा है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे
ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये ओवरी से रिलीज हो रहे। पिट्यूटरी हार्मोन्स LH और FSH है, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ पे FSH सिक्रीट हुआ, फिर LH एकदम से सिक्रीट हुआ जिसने ओवुलेशन करवाया। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का देखो एकदम से कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे देखो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग कितनी डेवलप हो गई। तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ये डेवलप हो गई, और जब प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन बंद हो गया तो यहाँ से रप्चर हो गई है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई और ये ब्लीडिंग हो गई। फिर यहाँ पे क्या होगा, मेंसेस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, रिपेरेशन प्रोसेस थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा यहाँ पे। रिपेरेशन के बाद फिर वही फॉलिकुलर फेज के अंदर वो डेवलप हो रहा है फर्दर, ठीक है। FSH की सिक्रीशंस आएगी और इस तरीके से डेवलपमेंट होती रहेगी। तो आप इसके अंदर ध्यान रखोगे, एक तो ओवुलेशन 14th डे हो रहा है, कौन सी हार्मोन की वजह से होता है, साइकिल लगभग 28 दिन का चल रहा है, ठीक है। ल्यूटियल फेज कितने दिन का हुआ, लगभग 14 डेज का, ठीक है। ल्यूटियल फेज लगभग 14 डेज का हुआ, राइट। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये तो था पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस, कहाँ पे क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और मेरे ख्याल से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर क्या चीज़ें आती है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कैसे मेंटेन रखना है, अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखना है। तो एक इम्पॉर्टेंट मेथड आ रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझो, कॉन्ट्रासेप्शन द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन। वुमेन के अंदर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रहे हो, सॉरी, वुमेन के अंदर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रहे हो कैसे? बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन अगर रोक दी तो फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं होगी। इसी प्रिवेंशन के मेथड को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। और जो भी कोई डिवाइस या केमिकल हम यूज़ करेंगे प्रेगनेंसी रोकने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या कॉन्ट्रासेप्टिव केमिकल, ठीक है। सिंपल सा है। कॉन्ट्रासेप्शन जो प्रेगनेंसी को रोक रहे हैं उस प्रोसेस को बोल दिया कॉन्ट्रासेप्शन। कोई भी डिवाइस जिसको यूज़ करेंगे उसको रोकने के लिए, वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हो गया, ठीक है। अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। सबसे पहला जो आता है बैरियर मेथड। तो सबसे पहले हम टेम्परेरी मेथड्स की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर आता है पहला बैरियर मेथड। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? स्पर्म एंड ओवा आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग क्लोजर विद द हेल्प ऑफ बैरियर सो डैट फर्टिलाइजेशन डू नॉट ऑकर। तो इनके क्या कर दिया, स्पर्म और ओवम के बीच में एक बैरियर बना दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कॉन्डम्स का यूज़ किया जाता है। मेल जो है पेनिस के ऊपर कॉन्डम्स को वियर करते हैं। तो कॉन्डम क्या होते हैं? इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। इसको पेनिस के ऊपर वियर किया जाता है। ये किसकी बनी हुई है? थिन शीट ऑफ रबर, रबर की थिन शीट है, पेनिस के ऊपर कवर कर रहे हैं, ताकि जब स्पर्म रिलीज होंगे वो इसी के अंदर कलेक्ट हो जाएंगे, वो फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज नहीं होंगे। फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं जो वेजाइना के अंदर यहाँ पे अप्लाई होता है। तो वेजाइना के अंदर हो जाता है, तो उसकी वजह से स्पर्म जो है वो कॉन्डम के अंदर ही रिलीज होते हैं, ठीक है। फीमेल के लिए कॉन्डम्स अलग आते हैं, मेल के लिए अलग आते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे निरोध, ठीक है। निरोध जो है मेल के अंदर जो कॉन्डम्स मिल रहे हैं उसका नाम है, ठीक है। अवॉइड सीमन फ्रॉम कमिंग इनटू द वेजाइना, वेजाइना के अंदर सीमन रिलीज होने से रोक रहा है, ठीक है। उसी के साथ कुछ और भी हैं, डायफ्राम्स है, सर्वाइकल कैप्स है, वॉल्ट है, ये भी अलग अलग है। ये कैसे होते हैं? ये डोम शेप के हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है डायफ्राम का डायग्राम। ये डोम शेप के हैं, उसको देखो वेजाइना के अंदर सर्विक्स पार्ट के ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक है। सर्विक्स के ऊपर यहाँ पे इसको लगा दिया, साथ में स्पर्मिसाइड डाल दी। स्पर्मिसाइड्स क्या है? वो क्रीम्स है जो कि स्पर्म्स को किल करेगी, ठीक है। तो अगर बाय चांस भी स्पर्म जाना चाहेगा तो ये स्पर्मिसाइड्स क्या करेंगे? स्पर्म्स को किल कर देंगे, सिंपल। तो दोनों मेथड को यूज़ कर लिया, केमिकल भी अप्लाई कर दिया, साथ में डिवाइस भी यूज़ कर लिया। तो जब स्पर्म आगे जाएगा ही नहीं यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, फ्यूज़न हो ही नहीं पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये क्या चीज़ है? दिस कंटेन डोसेस ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन एलोन, या तो सिर्फ उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन होगा या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है, जो माउथ के थ्रू
पिल्स मेडिसिन की फॉर्म में जो ली जा रही है, ठीक है, या तो उसके अंदर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों होंगे। ये करेगा क्या हार्मोन? इट प्रिवेंट्स ओवुलेशन, ओवुलेशन को प्रिवेंट करेगा, क्योंकि ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस को नेगेटिव सिग्नल देंगे, एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन रोक देंगे। अगर ये सिक्रीट नहीं होंगे तो ओवुलेशन नहीं होगा, ग्राफियन फॉलिकल की डेवलपमेंट नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, जब ओवा ही रिलीज नहीं हुआ तो स्पर्म फर्टिलाइज करेगा किसके साथ? इसी में एक नाम है सहेली के नाम से एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, इंट्रायूट्रिन, इंट्रा मतलब विद इन, यूट्रिन मतलब यूट्रस, जो यूट्रस के अंदर डिवाइसेस लगाए जा रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं? इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस आर प्लास्टिक और मेटल ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन द यूट्रस ऑफ फीमेल बॉडी। तो फीमेल बॉडी के यूट्रस के अंदर इसको लगाया जा रहा है बाय फीमेल डॉक्टर। तो कोई फीमेल डॉक्टर भी हो सकती है, नर्स भी हो सकता है। तो मेनली क्या है, डॉक्टर के द्वारा जो है बॉडी के अंदर लगाया जा रहा है, ठीक है, डिवाइस। तो ये जो डिवाइस अलग अलग तरह के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, ठीक है, और एक जो होता है हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस भी होते हैं। तो नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड और हार्मोन रिलीजिंग। तो इसकी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानी, बस एग्जांपल्स आप ध्यान रखेंगे। लिप्स लूप जो है पॉलीइथाइलिन का बना होता है। मेडिकेटेड के अंदर कॉपर रिलीजिंग आ गए, ठीक है, जैसे कॉपर टी है, मल्टीलोड 375 है, वो आ गए। हार्मोन रिलीजिंग के अंदर ये हार्मोन रिलीज कर देंगे, प्रोजेस्टेरोन, LNG-20, ये दो इसके अंदर आ गए। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो आपको दिखा रखा है कॉपर टी शेप का है। तो पहले तो ये क्या होता है, एक ट्यूब की तरह इंसर्ट किया जाता है और इसके जो आर्म्स होते हैं ऐसे बंद होते हैं। यूट्रस के अंदर जाने के बाद ये खुल जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से ओपन हो गए। अब यहाँ पे ये क्या क्या कर रहा है, ये डिवाइस क्या क्या कर रहा है? सबसे पहले सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर दिया ताकि स्पर्म यहाँ से एंटर ही ना कर पाए। तो यहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन होगा हैवी, तो ये क्या होगा, स्पर्म आगे जा ही नहीं पाएगा। यूट्रस की लाइनिंग को थिन कर दिया। यूट्रस की लाइनिंग अगर थिन हो गई तो अगर फर्टिलाइज्ड एग जो है वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। स्पर्म्स को रोकता है फर्टिलाइज करने की, तो यहाँ से आगे जाने के लिए भी ये रोकेगा। इनहिबिट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग फर्टिलाइज्ड एग, और उसको किल करेगा, उसकी मोटिलिटी भी ख़त्म करेगा स्पर्म की, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, स्पर्म को रोक रहा है, ठीक है। तो आपको ये मेनली यही ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानी, ये एग्जांपल्स आप याद कर लेना बस, ठीक है। ये सारे जो अभी तक हमने पढ़े टेम्परेरी मेथड से, सर्जिकल मेथड जो है ये क्या है, परमानेंट मेथड है। तो आपसे पूछा जाता है परमानेंट मेथड बताओ, सर्जिकल मेथड बताओ, तो सिंपल सा है, सर्जिकल मेथड और टेम्परेरी मेथड, ठीक है, अलग अलग हैं। टेम्परेरी मेथड के अंदर कुछ टाइम के लिए एप्लीकेबल है, सर्जिकल मेथड जो परमानेंट है हमेशा के लिए, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पे है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो है मेल के अंदर की जा रही है, जहाँ पे वास्ट डिफरेंस को कट करके और उसको टाई अप कर दिया, ठीक है, कट करके टाई अप कर दिया, किसको, वास्ट डिफरेंस को। सिंपल। ट्यूबेक्टोमी जब फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई अप कर देंगे, तो फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई अप कर दिया, तो एक बार कट कर दिया तो बाद में जोड़ तो सकते नहीं, राइट। तो ये नसबंदी वाला आपने सुना होगा, वही चीज़ है। तो इसके अंदर सिंपल वास्ट डिफरेंस को कट करके बंद कर दिया मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब को, नाम भी इसी से ही है, वास्ट डिफरेंस वैसेक्टोमी, फेलोपियन ट्यूब ट्यूबेक्टोमी, राइट, सिंपल है, कर सकते हो। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। क्वेश्चंस नॉर्मली यहाँ से बन ही जाते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का मतलब क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो डिजीज़ ट्रांसमिट होती है उसको बोला जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, शॉर्ट में बोल देते हैं STDs, ठीक है। तो दो आपके सिलेबस में है मेनली, बैक्टीरियल डिजीज़ और वायरल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ के अंदर कौन से आते हैं, साइफिलिस जो कि ट्रेपोनिमा पैलिडम के द्वारा होता है, गोनोरिया, नाइजेरिया गोनोरिया के द्वारा होता है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछेगा कि बैक्टीरिया के द्वारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन सी स्प्रेड हो रही, तो साइफिलिस जो है कौन सा बैक्टीरिया कोज कर रहा है, ट्रेपोनिमा। गोनोरिया जो डिजीज़ का नाम है, नाइजेरिया इसको ट्रांसमिट कर रहा है। वायरल डिजीज़, एड्स आपने सुना ही है, ठीक है, HIV के द्वारा होता है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम
किसके द्वारा होता है? HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ध्यान रखना, कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। वाट्स, ये भी वायरस के द्वारा हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्लियर? मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर होना चाहिए कौन सा किससे इन्फेक्ट हो रहा है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे। आई होप you have cleared your all topics. Thank you.